नमस्ते। इसी 28 फरवरी से पहले गल्फ कंट्रीज को लगता था कि उनकी रक्षा के लिए अमेरिका हमेशा साथ रहेगा, लेकिन ईरान युद्ध ने पूरी खाड़ी के समीकरण बदलकर रख दिए हैं। सऊदी अरब जैसा देश तो उन पाकिस्तानी फटेरुओं के झांसे में ऐसा फंसा था कि उसने पिछले साल इस्लामाबाद के साथ नाटो जैसा समझौता कर लिया। इस डील के बाद पाकिस्तानी मुल्लाओं ने इतने पिछवाड़े बजाए मानो हीरा मंडी में टोपी और तैमंद की 50% से लग गई हो। पर आज अरब देश खाली हाथ हैं। इन जाइलों पर न बंदूक चलानी आती है और न अभी तक कोई आधुनिक युद्ध लड़ा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इनकी औकात किसी से लड़ने की नहीं है। यही वजह है कि यह दूसरे के नीचे तशरीफ करके उससे अपनी सुरक्षा की उम्मीद करते रहे। यही दूसरा चौकीदार अमेरिका था। लेकिन जैसे ही ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दागने शुरू किए, अमेरिका भी कुछ न कर पाया और पाकिस्तान वह तो खुद जिन्ना का सगर नहीं हुआ। अरब देशों का क्या हो पाता। लेकिन एक देश आया जिसने अरब जगत का माई बाप होने की रणनीति तय कर दी है। वही देश जिसे करीब करीब सभी पिछवाड़ा उठाऊ अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, यानी इजराइल। 28 फरवरी की रात सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की आवाजें नहीं थी, बल्कि यह भरोसे के टूटने की शुरुआत थी। ईरान ने जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन के जरिए पूरे क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, उसने खाड़ी देशों को हिला दिया। आंकड़े बताते हैं कि ईरान ने कुछ ही घंटों में 200 से ज्यादा ड्रोन और 100 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च की। इनमें से कई को रास्ते में रोका गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमला और बड़ा होता तो क्या अमेरिका पूरी तरह रोक पाता। यही डर आज सऊदी अरब, यूएई और कतर के अंदर गहराई से बैठ चुका है। सालों से अमेरिका ने खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी के दम पर सुरक्षा की गारंटी दी थी। करीब 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इस क्षेत्र में तैनात हैं। कतर के अल उदीद एयरबेस से लेकर बहरीन में 5वीं फ्लीट तक हर जगह अमेरिकी ताकत दिखाई देती है। लेकिन 28 फरवरी के हमले ने यह साफ कर दिया कि मौजूदगी और वास्तविक सुरक्षा में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका ने इंटरसेप्शन जरूर किए, लेकिन वह पूरी तरह से हमले को रोक नहीं पाया। यही वजह कि अब सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका सिर्फ डिटरनेंस दिखाता है या वास्तव में सुरक्षा दे सकता है। अब बात पाकिस्तान की। सऊदी अरब ने पिछले साल जिस तरह से इस्लामाबाद के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया, उसे एक बड़ी रणनीतिक चाल माना गया था। पाकिस्तान ने खुद को एक मुस्लिम मिलिट्री पावर के तौर पर पेश किया, लेकिन जब असली परीक्षा आई तब पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं दिया। न कोई सैन्य हस्तक्षेप, न कोई ठोस रणनीतिक समर्थन। उल्टा पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट में डूबा हुआ है। उसकी जीडीपी ग्रोथ 2% के आसपास अटकी है और रक्षा बजट भी सीमित हो चुका है। वहीं अफगानिस्तान में भी वह जंग लड़ रहा है। ऐसे में खाड़ी देशों को यह समझ आ गया कि जिस देश को उन्होंने सुरक्षा का पार्टनर बनाया, वह खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं है। यही वह मोड़ है जहां इजराइल की एंट्री होती है। इजराइल, जो दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक आयरन डोम और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम रखता है, अब खाड़ी देशों के लिए एक वास्तविक विकल्प बनकर उभर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम 90% से ज्यादा सफलता दर के साथ रॉकेट और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है। यही तकनीक अब अरब देशों को आकर्षित कर रही है। अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद से यूएई और बहरीन जैसे देशों ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य किए थे, लेकिन अब यह संबंध सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रह गए हैं। अब यह सुरक्षा और सैन्य सहयोग तक पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई पहले इजराइल से एडवांस एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी लेने पर विचार कर रहा है। सऊदी अरब, जो अब तक खुलकर सामने नहीं आया, वह भी बैकडोर चैनल के जरिए इजराइल के साथ सुरक्षा सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका का भरोसा सच में कमजोर हुआ है। जवाब सीधा है, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन दरार जरूर आ चुकी है। खाड़ी देश अब सिंगल सिक्योरिटी प्रोवाइडर की जगह मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी अमेरिका रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ इजराइल, यूरोप और यहां तक कि भारत जैसे विकल्प भी तलाशे जाएंगे। अगर वाकई इजराइल खाड़ी देशों का रक्षक बनने में सफल हो जाता है तो सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगने वाला है।
सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान, जो दशकों से खुद को इस्लामिक दुनिया की सुरक्षा ढाल बताता रहा, अचानक इस खेल से बाहर हो जाएगा? क्या सऊदी अरब और यूएई जैसे देश, जो कभी अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी जनरल पर भरोसा करते थे, अब उन्हें पूरी तरह किनारे कर देंगे? दरअसल पाकिस्तान की पूरी स्ट्रेटेजिक वैल्यू दो चीजों पर टिकी थी। पहली उसकी सेना और दूसरा उसका इस्लामिक पहचान वाला नैरेटिव। सऊदी अरब ने कई बार अपने संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी सैनिकों को तैनात किया। अनुमान के मुताबिक अलग अलग समय पर 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में मौजूद रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने खुद को एक ऐसा देश बताया जो मुस्लिम उम्मा की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन 28 फरवरी 2026 के बाद जो हालात बने, उन्होंने इस पूरी छवि को हिला दिया है। जब ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से अपनी ताकत दिखाई, तब पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई, न कोई सैन्य सहयोग, न कोई रणनीतिक पहल। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी अपनी कमजोरी है। पाकिस्तान इस वक्त भारी आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। उसका विदेशी कर्ज 130 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार कई बार सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के आयात तक सिमट चुका है और महंगाई दर 25% के आसपास बनी हुई है। ऐसे में वह किसी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे उठा सकता है? अब अगर इजराइल इस खाली जगह को भर देता है तो पाकिस्तान की मार्केट वैल्यू सीधे गिर जाएगी। खाड़ी देशों के लिए पाकिस्तान एक सस्ता और भावनात्मक विकल्प था, लेकिन इजराइल एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन और रिजल्ट ओरिएंटेड विकल्प है। जहां पाकिस्तान सैनिक भेज सकता है, वहीं इजराइल ऐसी तकनीक दे सकता है जो युद्ध को होने से पहले ही रोक दे। यही सबसे बड़ा अंतर है। इसका सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। खाड़ी देशों से पाकिस्तान को हर साल करीब 30 अरब डॉलर की रेमिटेंस मिलती है, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर खाड़ी देशों के साथ उसके रिश्ते कमजोर होते हैं तो वहां काम कर रहे लाखों पाकिस्तानी कामगारों पर भी असर पड़ सकता है। सुरक्षा सहयोग कम होगा तो राजनीतिक भरोसा भी घटेगा और इसका असर आर्थिक रिश्तों पर पड़ना तय है। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना की जो इंटरनेशनल इमेज है, वह भी कमजोर होगी। आज तक पाकिस्तानी सेना खुद को एक प्रोफेशनल और एक्सपोर्टेबल फोर्स के तौर पर पेश करती रही है, लेकिन अगर खाड़ी देश उसकी जगह इजराइल जैसी ताकत पर भरोसा करने लगते हैं तो यह संदेश जाएगा कि पाकिस्तान की सेना अब विश्वसनीय नहीं रही। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान के इस्लामिक लीडरशिप के दावे को लगेगा। अगर सऊदी अरब जैसे देश, जो खुद को इस्लामिक दुनिया का केंद्र मानते हैं, इजराइल के साथ खुलकर सुरक्षा सहयोग करने लगते हैं तो पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव ढह जाएगा। वह जिस धार्मिक भावनात्मक आधार पर अपनी भूमिका बनाता था, वह आधार कमजोर पड़ जाएगा। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान के पास विकल्प क्या बचता है? वह या तो अपनी आंतरिक स्थिति सुधारकर खुद को फिर से एक मजबूत सैन्य और आर्थिक ताकत बनाए, या फिर धीरे धीरे इस क्षेत्रीय खेल में साइडलाइन होता चला जाए। लेकिन मौजूदा हालात देखकर यह कहना मुश्किल है कि वह जल्द ही वापसी कर पाएगा। ईरान के हमलों ने एक और सच्चाई उजागर की। आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों की संख्या से नहीं जीता जाता, बल्कि टेक्नोलॉजी और रियल टाइम रिस्पॉन्स से जीता जाता है। और इस मामले में इजराइल ने खुद को साबित किया है। उसने न सिर्फ अपने देश को सुरक्षित रखा है, बल्कि अब वह अपने अनुभव और टेक्नोलॉजी के जरिए दूसरों की सुरक्षा का भी दावा कर रहा है। अब सवाल उठता है, क्या इजराइल वास्तव में खाड़ी देशों का रक्षक बन सकता है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। राजनीति, धर्म और इतिहास के इतने बड़े अंतर के बीच यह गठबंधन पूरी तरह खुलकर सामने आए, इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर सुरक्षा की जरूरत और खतरे का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो यह गठबंधन मजबूरी में ही सही, लेकिन हकीकत बन सकता है। 28 फरवरी 2026 के बाद एक बात साफ हो गई है। खाड़ी देशों की सुरक्षा की कहानी बदल रही है। अमेरिका अब अकेला खिलाड़ी नहीं रहा। पाकिस्तान भरोसे के दायरे से बाहर होता दिख रहा है और इजराइल धीरे धीरे उस खाली जगह को भरने की तैयारी में है। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अरब देश अपने पुराने दुश्मन को अपना नया रक्षक स्वीकार करते हैं या फिर कोई नया संतुलन बनता है।
जो पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को बदलकर रख देगा। कुल मिलाकर अगर इजराइल खाड़ी देशों का रक्षक बनता है तो पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक रणनीतिक हार नहीं होगी, बल्कि उसकी पहचान, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका तीनों पर गहरा असर पड़ेगा। यह बदलाव सिर्फ मिडिल ईस्ट की राजनीति नहीं बदलेगा, बल्कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में पावर बैलेंस को नए तरीके से परिभाषित करेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।